हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। तो जैसा कि अब IBPS का इंटरव्यू आने का टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि ना एक वीडियो बनाता हूँ कि मेरा RRB इंटरव्यू कैसा रहा, तो थोड़ा सा आपको शायद उससे हेल्प मिले। तो इस पर आज बात करने वाले हैं और तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, जैसा मेरा साथ हुआ था थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था, बताऊँगा क्या था उसमें अभी। पर शुरू कैसे था कि आपको ट्रेनिंग स्टाफ पे बुलाया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर जो है स्टाफ के लिए होता है, वहाँ बुलाया जाता है। मेरा यहाँ पे लखनऊ में हुआ था। तो हम लोग गए, पहले हम लोग को एक फॉर्म दिया गया भरने के लिए। हम लोग सुबह करीबन 7-8 बजे बुला लिया गया था। तो बैठे हम लोग वहाँ पे जाके, फॉर्म हम लोग को दिया गया भरने के लिए, फिल करने के लिए। तो हम लोग को फॉर्म फिल किए और बाद में सबमिट हो गया वो। अब हम लोग को बैचेस में या फिर 5-5, 10-10 करके लोग बुलाए जा रहे थे। A1, A2, A3 ऐसे डिवाइड कर दिया गया था। तो हम लोग को धीरे धीरे बुलाया गया। तो फिर ऊपर जाके पहले आपका बायोमेट्रिक स्कैन होता है, जो आपका मेंस में हुआ था, उससे आपको चेक करते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं, आपका मैच कर रहा है। तो वो हुआ। उसके बाद हम लोग को फिर ये होते होते प्रोसेस, इस प्रोसेस को 1-2 घंटा लग गया। डिपेंड करता है आप कौन से बैच में असाइन हुए हैं। अगर आपका बैच पहले का था तो आपका जल्दी, कई लोग का तो मुझे याद है इंटरव्यू ख़त्म हो गया था 9:30 बजे के आसपास, उनका ख़त्म हो गया, 9:30 पौने 10 ख़त्म हो गया था उनका इंटरव्यू। तो अगर आप जल्दी जाते हैं, आप आगे बैठते हैं, तो आपका इंटरव्यू जल्दी फिनिश भी हो जाएगा। सॉरी, थोड़े नॉइज़ की वजह से, क्योंकि मैं बालकनी में हूँ तो थोड़ा सा गाड़ियाँ निकल रही हैं इधर से। तो लेट्स कंटिन्यू। तो फिर अगर आपका बैच पहले का है तो आपका इंटरव्यू हो भी पहले जाएगा। तो मेरा क्या, थोड़ा सा इश्यूज़ थे मेरे, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन अभी हुआ था। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में डेट जो थी, है ना, प्रॉपर उन लोग के हिसाब से वो नहीं था डॉक्यूमेंट में जो उनको चाहिए था। मेरा एक्चुअली थोड़ा सा, जैसे डेट थी 26 जून मेरे ख्याल से थी डेट जिनको चाहिए थी, और मेरे पास थी, जो रिज़ल्ट था मेरे पास, डिग्री नहीं थी, रिज़ल्ट था, वो था 23 जून का। तो थोड़ा सा इशू आया था, जो कि मुझे सबमिट करना होगा अभी आगे उसके लिए एफिडेविट। तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो उस प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ कि जैसे कंप्लीट हो गया, तो मुझे पैनल जहाँ बैठे, अलग अलग पैनल होते हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें 5 से 7 मेंबर्स होते हैं। तो हम लोग को दूसरे फ्लोर पे भेजा गया, वहाँ गए हम लोग। तो वहाँ पे क्या था, देखिए मैंने भी पहले अपने कई से वीडियोस देखे, तो उसमें ये था कि छोटे रूम होते हैं, है ना, दरवाज़ा बहुत तेज़ नहीं खोलना होता, सब पास पास बैठे होते हैं। तो मैं उस हिसाब से सब कुछ प्रिपरेशन करके गया था। तो हुआ क्या कि हाँ, जो बात थी वो सच थी, ठीक है, कि रूम्स छोटे थे, आप दरवाज़ा खोलोगे आपके जस्ट सामने बैठे होंगे। बट मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने गेट खोला, और एक्चुअली मेरा कॉन्फ्रेंस रूम में पड़ गया था मेरा, जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। तो वो रूम बहुत ही वाइड था, है ना। मैंने गेट खोला तो मुझे 1-2 मेंबर नहीं, मुझे एक साथ जितने लोग बैठे थे सब दिख गए। तो मेरा लिए थोड़ा सा अलग सा माहौल हो गया था, कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा मुझे नहीं मिला वहाँ पे। तो हुआ क्या, मेरा करीबन पड़ा था, हम लोग पैनल पड़े थे, गए थे 11:30 के अराउंड। अब वहाँ पे हम लोग वेट किए, मेरे पहले 2-3 मेंबर्स थे तो निकल रहे थे, तो मैं उनसे भी बात कर रहा था कि क्या पूछा आपसे, आपसे क्या पूछा। तो थोड़ा नर्वसनेस भी हो रही थी, है ना, एक्साइटमेंट भी था, सब कुछ और सारी फीलिंग्स थी। तो मेरा टर्न आते आते टाइम हो गया 11:55 के आसपास। अब जो मेरे पहले नंबर था, कैंडिडेट था, उसका चल रहा था। अब मुझे समझ नहीं आया, जब वो बाहर निकलेगा तो अगर 12 के आसपास हो रहा होगा तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली मुझे याद है 11:58 पे मेरी एंट्री हो गई थी अंदर। अब हुआ, मैंने ऐसे गेट खोला। अब होना ये चाहिए कि जब आप खोलते हो गेट, जब वो पहला मेंबर दिखता है, आप उसको गुड मॉर्निंग बोलो या फिर गुड आफ्टरनून, जो भी है, और मैं कम इन बोल के, मतलब मैं कम इन बोलो, फिर अंदर जाओ और गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग जो है बोल के कहना, या सिट, या फिर वो खुद ही बोल देंगे कि हाँ बैठिए, और थैंक यू बोल के आप बैठो, तो इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अब बट जब मैंने ऐसे गेट करके खोल के अंदर गया मैं, तो एक साथ मुझे 6-7 सब दिख गए, सब लोग दिख गए। तो बहुत ही अजीब सा सिचुएशन हो गई थी मैं, कि आई कांटेक्ट मेरा सबसे हो गया, ठीक है। मैं सब देख रहा था, एक तरफ मेरी तरफ ही देख रहे थे। तो एक लेडी थी, है ना, मैंने उनसे कहा कि मैं कम इन, तो उन्होंने कहा ये, है ना, फिर उन्होंने कहा बैठिए। मैंने गुड मॉर्निंग ही कहा, क्योंकि 11:58 ही हो रहा था। अब ये होने के बाद मैं बैठ गया। अब मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी था, क्योंकि लोग बता रहे थे पता नहीं क्या पूछते हैं, पता नहीं क्या पूछते हैं। जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे टेक्निकल नॉलेज होगी, ये चेक कर सकते हैं वो, है ना, बैंकिंग की चीज़ें पूछ सकते हैं, है ना, जनरल अवेयरनेस पूछ सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो वो पूछ सकते थे, जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी। बट वहाँ पे जो चीज़ चली वो बेसिकली चली कि मैं वहाँ पे कैसा बोला, मैंने स्टार्ट किया।
जैसा कि मैंने बताया मैं आपको, मेरा ग्रेजुएशन अभी हुआ था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो उन्होंने पहले पूछा कि क्या कर रहे हो अभी आप, है ना, आपका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो तो अभी क्या कर रहा हूँ। तो क्योंकि अभी मैं कुछ कर ऐसा रहा नहीं था कुछ खास, तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी एनजीओ में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वॉलंटियर करता रहता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरव्यू को एक पुश मिल गया, है ना, स्टार्ट मिल गई कि कहाँ जाना है इंटरव्यू, क्योंकि एनजीओ थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है ना। कई लोग के पास ये वाला पॉइंट नहीं होता है, और मुझे करते हुए 1 साल हो गया एनजीओ में। तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि एनजीओ जो है ना, वो कौन से एक्ट में आता है। अब ये मुझे इसका आइडिया बिल्कुल नहीं थी ना, मैंने इसके लिए सोचा था कि ये पूछ लेंगे वो कि एनजीओ कौन से एक्ट में आता है। तो मैंने कहा कि आई डोंट नो, सॉरी सर। तो उसके बाद अब उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा चलिए बताओ, मैं हिंट देता हूँ। कि उन्होंने कहा कि सोसाइटीज़ एक्ट में आता है या फिर ट्रस्ट एक्ट में आता है। मैंने कहा इसका भी आइडिया नहीं है मुझको, है ना। तो उन्होंने कहा कि गेस लेना चाहो गेस ले सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे गेस भी नहीं लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे रॉन्ग आंसर नहीं करना चाह रहा था, है ना। जो मैं चाह रहा था, जो चीज़ मुझे पता है सिर्फ वही बताऊँ, जो ना पता वो मैं ना बताऊँ, है ना, गलत ना बोलूँ कुछ। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है चलो गेस मत लो, फिर उन्होंने खुद ही बता दिया, उसका आंसर दे दिया। अब उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपका जो एनजीओ है उसका कितना टर्नओवर है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, मेन उसके एम क्या है, वो किस लिए काम करता है ना, क्या क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, है ना, आगे क्या देख रहा है, आपका कैसे कंट्रीब्यूट करोगे उसमें। तो ये सब बेसिकली कन्वर्सेशन हो रही थी, बातचीत कर रहे थे। जब ये सब होने लगा तो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कन्वर्सेशन को घुमाने की कोशिश की कि जैसे आप काम कर रहे हो, बट ऐसा नहीं लगता कि क्या एनजीओ कुछ कुछ होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, है ना, फ़ोटोज़ डालते हैं सोशल मीडिया पे, दिखाते हैं कि हम ये करेंगे और करते कुछ नहीं है, वो पैसा लेके अपने पास रखते हैं अपने यूज़ के लिए, मतलब अपने यूज़ करते हैं उसको। तो उन्होंने ऐसे थोड़ा सा सिचुएशन क्वेश्चन दिए मुझको, सिचुएशनल चीज़ें थी, फिर ऐसा बोला उन्होंने। तो जिसका मैंने आंसर दिया प्रॉपर, मैंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, फ़ोटोज़ डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे अवेयरनेस फैलती है। तो ऐसा, फिर मैंने वो भी बताया कि जैसे अभी हम लोग गए थे, एक क्लीन अप ड्राइव था, तो उसमें न्यूज़पेपर में भी फ़ोटो निकली थी। तो इससे क्या होता है, जब लोग देखते हैं तो उनको भी पता चलता है कि हाँ अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहिए, है ना। जब यूथ कर रहा है, जब यूथ को देख के दूसरा यूथ अच्छा होगा, सुधरेगा। जैसे हम लोग से जो यंगर जनरेशन है ना, उनको पता होना चाहिए कि सिटी को गंदा करना गलत है ना। कितने अनप्रिविलेज्ड लोग हैं जिनको पढ़ाई अभी बिल्कुल नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए स्टडीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कितने प्रिविलेज हैं कि स्टडीज़ मिल रही हैं। तो ऐसी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई जिसका अच्छा थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो उन्होंने उसके लिए कहा ठीक है ओके। अब ये होने के बाद, अब जैसे मैंने अपने जो ग्रेजुएशन की थी वो देहरादून से की थी, तो वहाँ से स्टार्ट होकर ग्रेजुएशन की देहरादून से। तो चलिए वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम बताइए। तो उसका मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे लबासना हो गया, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो देहरादून में नहीं है ना। तो मैंने कहा हाँ मसूरी साइड से थोड़ा आता है। तो फिर बोले देहरादून का मेन बताइए। तो जहाँ पे मैंने बताया कि एफआरआई हो गया वहाँ पे है, और ऐसे ऐसे हो गया आईएमए है वहाँ पे, इसे मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के 2 हैं बहुत इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम से रिलेटेड, वो बताइए, जो उस टाइम मुझे हिट नहीं किए। तो है ना, तो उन्होंने खुद उसका फिर मुझे बताया कि जैसे आईओसीएल वहाँ पे, मैं भूल गया था एकदम, ओएनजीसी है। मैंने कहा राइट सर सॉरी, मैं दिमाग से निकल गया था मेरे, रिकॉल नहीं कर पा रहा था मैं। तो उसके बाद फिर जब ये हुआ तो उन्होंने कहा चलिए इसका फुल फॉर्म बता दिए। तो मैंने फुल फॉर्म बताया उसका। तो अब ये सारे क्वेश्चन एक मेंबर ने पूछे थे। अब उसके बाद अब एटलीस्ट मेरे ख्याल से 6 लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, पैनल पूरा 6 मेंबर्स का था। इसमें से क्वेश्चन मुझे सिर्फ 2 लोगों ने किए थे, बाकी 3 लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैं कैसे आंसर दे रहा हूँ, और मेरे बोलने का तरीका क्या है, कैसे मैं कह रहा हूँ चीज़ें, है ना, कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, सिचुएशंस को कैसे ले रहा हूँ, तो ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अब जब पहले जो मेंबर थे, जब उन्होंने पूरा बता चुका, तो उसके बाद उन्होंने सेकंड मेंबर को बोला कि क्या आप पूछना चाहेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं आप पूछिए। तो फिर उन्होंने जो लेडी बताया था मैंने, जो स्टार्टिंग में जो कहीं परमिशन दी थी मुझको अंदर आने की, तो उनकी तरफ हम मुड़े, कहे कि आप कुछ बताना चाहें या पूछना चाहें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब वो जो लेडी थी, उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि राजघाट क्या है ना। अब 1 सेकंड के लिए पता नहीं मुझे क्यों वहाँ पे राजघाट बिल्कुल याद ही नहीं आया कि क्या है ना, क्योंकि नर्वस भी थे थोड़े से, है ना, एक्साइटेड भी थे, तो चीज़ें कई कई ऐसे दिमाग से निकल जा रही थी। तो राजघाट क्या है, तो मैंने उसमें कहा कि राजघाट दिल्ली में एक प्लेस है ना, जहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है।
तो ये मुझे मैंने बोल दिया। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि चलिए किसको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो मैंने कहा कि जो देश के लिए कुछ किए हैं, जो देश के लिए शहीद हो गए। तो वहाँ थोड़ा सा लाइट सा माहौल हो गया, सब हंसने लग गए, कहे कि अरे एक स्पेसिफिक पर्सन है उसके लिए उनका नाम लो। तो मैंने कहा सर वो भी नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो उन्होंने कहा अरे महात्मा गांधी है, और सब लोग हंसने लग गए वहाँ पे। तो बहुत ही लाइट माहौल हो गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलिए, मैंने उसके लिए आंसर दिया कि मैं अभी हिट नहीं कर रहा था। तो उन्होंने पूछा पार्लियामेंट के बारे में तो जानते होगे, अब हिट करे ना करे एटलीस्ट पता होना चाहिए तुमको। मैंने कहा राइट सॉरी। तो ये हुआ। तो उसके बाद थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा लाइट हो गया था। फिर वो अपने जो लेडी थी वो बताने लग गई ये चीज़ें कि राजघाट हो गया और भी प्लेसेस वहाँ पे उनके बारे में बताने लग गई कि ऐसे ऐसे घाट हैं और सारे। तो फिर वो वापस फर्स्ट पर्सन को जिन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया था उनको दिया कि चलिए ठीक है मेरा हो गया, आप पूछिए जो पूछना है आपको। तो अब जब वापस फर्स्ट मेंबर पे आया, फर्स्ट वाले मेंबर जो थे, अब वो प्रॉपर चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी अब, है ना। हंस रहे थे सब लोग, लाइट सा माहौल था। क्या था कि हम पसंद आया, है ना, गुड, आपका रिस्पॉन्स अच्छा था। तो ये सब ऐसे करते करते उन्होंने फिर कहा कि ठीक है थैंक यू, अब जा सकते हैं। और मैं उठा और मैं बाहर चला, आराम से गेट बंद किया और निकल गया बाहर। अब इसमें ये प्रॉपर एक्सपीरियंस था मेरा इंटरव्यू का, आरआरबी पीओ का। अब इसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने मिस कर दी थी। जैसे ये था कि अगर मैं कोट पहन के गया था, ठीक है, आपको प्रॉपर फॉर्मल में जाना है। अब उसमें होता क्या है कि अगर आप फॉर्मल में हो, ठीक है, तो जब आप खड़े हो तो आपका एक बटन बंद होता है, ठीक है, और जब आप बैठते हो तो आपको बटन खोल देना होता है। ये क्या कहते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो पता नहीं चाहिए लोगों को। अब ये चीज़ मुझे याद थी, बट मैं इतना नर्वस था कि जब मैं गया इंटरव्यू देने के अंदर गया और जब मैं बैठा, तो मैंने बटन नहीं खोला। वो मेरी गलती थी जो मुझे बिल्कुल याद नहीं आई। और सेम चीज़ हुई अब जब मैं, ये चीज़ मुझे याद कब आई, जब मैं इंटरव्यू देके खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि बटन अभी भी बंद ही है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, रखना चाहिए था, है ना। तो ऐसा है कि ये सब चीज़ें थोड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप ऐसे कैसे बैठे हो, है ना। मेरा कहने का क्या था कि आप बैठे हो तो अपने जो दोनों हाथ हैं अपने दोनों लैप पे ऐसे रख के बैठो आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो हैंड मूवमेंट है इधर उधर नहीं जाएगा। आप बेसिकली ऐसे करके बैठे हुए अपना जो दोनों पाम है इसको लैप पे करके रख के बैठ जाओ, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आराम से आंसर दो। हैंड मूवमेंट होना चाहिए बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये इंटरव्यू में आपकी प्रॉपर ओवरऑल पर्सनालिटी देखेंगे कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, हैंड गेस्चर्स कैसे हैं आपके। तो ये सब देखा गया था और उनको पसंद भी आया। और हाँ, थोड़े से एजेड लोग थे वो, है ना, थोड़ी एज ज़्यादा थी, अराउंड 45 से 60-65 के बीच होंगे वो सब, ऐसा मुझे लग रहा था, है ना। तो एक्सपीरियंस लोग थे काफ़ी। तो उनसे आप कुछ गलत भी नहीं बोलना चाहोगे कि जो आपको नहीं आता कि उसका भी आंसर दे दो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जो पूछ रहे हैं उसका सीधे सीधे आंसर दो। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो सॉरी बोल के कह दो ओके मुझे आई एम सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे याद नहीं आ रहा है ना, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। क्योंकि ये बहुत इम्पैक्टफुल है। अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप साफ साफ बता दे रहे हो। आपको नहीं आती फिर भी आप दिखाओगे कि नहीं मुझे नॉलेज है, मुझे नॉलेज है, और उनको पता है कि राइट आंसर क्या है ना। और आप गेस ले रहे हो, अगर आप गेस ले रहे हो और रॉन्ग बोल रहे हो, है ना, तो मार्क्स डिडक्ट करता है वो। और इसलिए आंसर वही दो जो आपको आते हैं, क्योंकि मार्क्स इंटरव्यू में मिल सकते हैं अच्छे खासे। अगर आप थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल रखो तो आराम से 60, 80, 85 तक खींच सकते हो आप, अगर चीज़ें आपने सब कुछ किया है। अब इसमें क्या था मेरे साथ कि मुझे लग रहा था कि टेक्निकल बैकग्राउंड से पूछा जाएगा मेरे, है ना, हो सकता है पूछ लिया जाए, है ना, मेरे सब्जेक्ट्स को लेके पूछा जाए। बट ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, ना मुझसे बैंकिंग के लिए कुछ पूछा गया, है ना मुझसे जो अभी चीज़ें करंट अफेयर्स से जो चल रही हूँ उससे भी कुछ पूछा गया। तो बहुत ही एक ऐसा इंटरव्यू गया मेरा जहाँ पे मैंने जहाँ से स्टार्ट किया कि एनजीओ से, वहीं से शुरू हुआ और एट द एंड आके थोड़ा सा कन्वर्सेशन उधर गई है, ठीक है, राजघाट की तरफ, बट और कहीं नहीं घूमी, है ना। उन्होंने मुझसे एक एनजीओ का एग्जांपल पूछा कि कौन सा बता दो जो बहुत अच्छा है ना। तो मैंने उसके लिए लखनऊ में एक है उसका नाम लिया, है ना। मैं बीइंग ह्यूमन भी बोल सकता था, बोलना चाहिए था जो मुझे अभी लग रहा है, बट मैंने नहीं बोला। तो ऐसे चीज़ें हैं जो आपके उस मोमेंट में डिसाइड होंगी कि आप क्या बोलते हो वहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, है ना। ये होगा कि आप नर्वस रहोगे, ठीक, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी रहेगी, थोड़ा सा डर भी रहेगा,
बट उस टाइम पे आप आपको अपने आप को कैसे पकड़ रहे हो, है ना, कैसे अपने क्या बोलते टाइम आप रुक जा रहे हो, हकला रहे हो, या फिर समझ नहीं आ रहा है ना, आप क्या कहते हैं काँप रहे हो, लोग करने लगते हैं अपना, लोग कुछ कुछ होते हैं उनका पैर ऐसे होने लगता है ना, तो वो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो शिवर कर रहे हो, काँप रहे हो, ये नहीं होना चाहिए वहाँ पे। आप वहाँ पे काम कंपोज बैठो, जो क्वेश्चन के आंसर पूछे जा रहे हैं वो आंसर दो, नहीं आता है सॉरी बोल दीजिए, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है आपको नहीं आना, क्योंकि हर इंसान को सब कुछ नहीं आ सकता, और वो क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं उनको पता होता है कि क्या इसको आता होगा क्या इसको नहीं आता होगा। तो मेरे डोमेन से कुछ नहीं पूछा गया कि मैं ये टेक्निकल बैकग्राउंड है कि क्या है, उसको सब्जेक्ट का कोई कुछ नहीं पूछा गया, ना बैंकिंग का पूछा गया, ओवरऑल पर्सनालिटी का चेक था, क्योंकि जो आपकी नॉलेज थी, है ना, वो सब आपकी मेंस में चेक हो चुकी थी। तो मेरे में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया मुझसे, मेरी पर्सनालिटी को देखते हैं। जो मेरे बाद एक कैंडिडेट था, एक्चुअली मेरी उनसे बात हो गई थी तो मैं उनके लिए रुका हुआ था बाद में कि देखते हैं उनसे क्या पूछा जाएगा। तो उन्होंने बीकॉम एमकॉम कर चुका था। तो क्या हुआ, जब वो निकले तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनसे सब कुछ पूछा गया, उनके जो एमकॉम में जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें जितने भी चीज़ें थी कुछ कुछ, है ना, उसे डीप डीप उन्होंने उनको टर्म्स दिए, उसका मतलब समझाने को कहा, तो उनको फंसाया उसमें। तो जो कि उन्होंने बता दिया कि नहीं मुझे इतना डीप नॉलेज नहीं है, तो ठीक है। और उनसे बाकी वो एक्चुअली वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, तो उनका स्पोर्ट्स से भी काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि आप स्पोर्ट्स में क्यों नहीं जा रहे हो, है ना, आपके पास और भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, उसमें क्यों नहीं जा रहे हो, स्पोर्ट्स करने से आपको मिला क्या, क्योंकि आप जैसे 26 ईयर्स के हो गए थे, 26-27 के, तो आप क्यों उसमें क्यों नहीं जा रहे हो, है ना। उनसे और पूछा कि बताओ कोलंबस कौन थे, उनसे पूछा बताइए, है ना, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। अब ये कोई प्रिपरेशन करने से थोड़ा जाने वाला है कि, है ना, और उनसे पूछा था क्या था, एक तो कोलंबस पूछा था उनसे, हाँ, और गैलीलियो पूछा था, ये दोनों कौन है, इनकी क्या अचीवमेंट्स है, ये पूछा था उनसे। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स है कि ये जनरल अवेयरनेस है कि आप इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करे हो, रेडी नहीं हो, ये या तो आपको आता है या तो नहीं आता है ना, आपकी बेसिक जीके है ये। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए आप शायद प्रिपेयर ही ना हो, तो वहाँ पे आप कैसे हैंडल कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे आप वहाँ पे आंसर दे रहे हो। नहीं आता है, ठीक है, बोलिए मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी, है ना, तो बोल दीजिए आपको अगर नहीं आता है। तो ऐसा उनके साथ हुआ था। अभी मेरी उनसे बात हुई थी जब रिज़ल्ट आया था, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया है और मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। तो अब दोनों का बैकग्राउंड अलग था, दोनों की डिग्रीज अलग हैं, है ना, दोनों का जो इंटरव्यू हुआ वो भी बहुत डिफरेंट था, बट मैटर एट द एंड क्या किया कि आपने अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कैसे किया, है ना। प्रॉपर ग्रूमिंग करके जाइए। अगर आपकी दाढ़ी है तो मेरे हिसाब से तो दाढ़ी, और आपके अगर मूछें हैं तो शेव करके जाना चाहिए, है ना। इससे और कब करना चाहिए, उसके एक दिन पहले ही कीजिए इंटरव्यू के, है ना। बाल सही से कट कराइए, मीडियम से शॉर्ट रखिए, कोट पहनिए फॉर्मल प्रॉपर, शर्ट पैंट, अगर टाई हो आपके पास टाई भी लगाइए, है ना। सॉक्स पहनिए, और सॉक्स ऐसे पहनिएगा कि जब आप पैंट पहनते हैं तो आपका लेग स्किन नहीं दिखनी चाहिए कोई, है ना, मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा फॉर्मल अटायर होता है कि आप मीटिंग्स में हैं, आप मैनेजर बनने वाले हो, तो आपका एक जो कैसे दिख रहे हो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये रखना ज़रूरी है बहुत कि आपने क्या पहना हुआ है। आप दाढ़ी कटा के गए हो, आप अपना शेव करके गए हो प्रॉपर, ना, मस्टाख अपना जो मूछें आपने कटा रखी हैं, बाल कटाए छोटे किए हैं, तो इससे ये दिखता है, इम्पैक्ट जाता है कि हाँ आप सीरियस हो, ठीक है, आप इस इंटरव्यू के लिए सीरियस हो, आपने इसको टाइम दिया है ना, आपने प्रिपेयर किया है, अपने आप पे मेहनत की है आपने। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे रोल प्ले करता है कि आप कितना सीरियस हो जॉब को लेके, इस इंटरव्यू को लेके। तो कई लोग मैंने देखे थे वहाँ पे जो शेव करके नहीं आए, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है ना। तो अगर आपको दाढ़ी नहीं काटनी तो एटलीस्ट उसको छोटा कर लीजिए या तो उसको शेप दीजिए अच्छे से। ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है। आप मैनेजर हो, आप रिप्रेजेंट करोगे बैंक को आगे चल के, तो वहाँ पे आप कैसा दिख रहे हो, कैसा आपका पहनावा है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो कोट शर्ट पैंट मेरे हिसाब से मैंडेटरी है, आपको जाना चाहिए, इम्पैक्ट पड़ता है इसका, है ना। आपके पास नहीं है अगर कोट है तो एक फॉर्मल शर्ट होना ज़रूरी है, और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं चलना चाहिए। एक कॉम्बिनेशन है तो कलर कॉम्बिनेशन, आपके पास नेवी ब्लू पैंट है तो लाइट ब्लू शर्ट होना चाहिए, ब्लैक पैंट है तो वाइट शर्ट हो, है ना। आप पार्टी में नहीं जा रहे हो। अब कुछ लोग वहाँ पे थे जो कोट पहन के वो पार्टी वाला पहन के चला है, वो चमक रहा है, चमक धमक चल रही है वहाँ पे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको जो कोट होता है मीटिंग्स का अलग होता है, जिसका जो कपड़ा होता है थोड़ा सा उतना शाइनी नहीं होता है ना, मीटिंग्स के लिए अलग से कपड़ा ही होता है वैसा वो।
तो अगर आपके पास वो है, अगर नहीं है तो मैं प्रेफर करूँगा एक बनवा लीजिए। हर इवेंट में आप इतने सारे एग्ज़ाम होंगे, IBPS PO हो गया, SBI PO हो गया, RRB PO हो गया, अब वहाँ तक जाते हो तो आपको कोड की जरूरत पड़ेगी और आप सेम चला लो उसमें। तो अगर आपके पास नहीं है तो मेरा सजेशन है कि एक बनवा लीजिए। और कोई चीज़ जैसे रह गई है, ये हो गया, ग्रूमिंग हो गई, बता दिया एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ओवरऑल क्या था कि अच्छा इंटरव्यू है, ठीक है। अब वहाँ जो पैनल मेंबर हैं वो आपसे बातचीत करने के लिए बैठे हैं। अगर आप रिलैक्स रह पाते हो तो आपसे बात करेंगे, अगर आप ही फंस गए तो क्या पूछेंगे फिर आगे, है ना। अगर वो कुछ पूछे, आप फंस नहीं रहे हो, आप आराम से आंसर दे रहे हो कि नहीं आता मुझे, है ना, जो वहाँ का माहौल है उस टाइम का, है ना, आपने उसको बहुत ही लाइट रखा हुआ है, थोड़ा सा हंस के आंसर दे रहे हो आप, वहाँ पे सबसे बातें कर रहे हो, आई कॉन्टैक्ट सबसे कर रहे हो। वहाँ पे जनरली मेरी जो बात थी एक पर्सन से हो रही थी जो मेरे सामने बैठे थे, एक लेडी से बात हुई थी जो इस साइड बैठी थी। अब मेरे साथ क्या था कि मैं कॉन्फ्रेंस रूम में था तो मुझे बहुत ही वाइड एंगल था, मुझे इस कोने से लेके उस कोने तक देखना पड़ रहा था सबको आई कॉन्टैक्ट करने के लिए, है ना। बट मैं अगर जनरली क्या होता है, रूम छोटे होते हैं, अब यहाँ से देखना चालू करोगे इधर तक ख़त्म हो जाएगा, इतने में बैठे होते हैं 3-4 लोग। तो मेरे केस में अलग था, बट ये था जब कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा तो मैं उनको भी देख रहा था और उनके साथ साथ मेरी कोशिश कर रहा था कि मैं और लोगों को भी आई कॉन्टैक्ट करता रहूँ, कि मैं देखूँ उनको भी, उनसे भी बता रहा हूँ मैं चीज़ें कि हाँ मैं उनको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी प्रेजेंस है यहाँ पे, मुझे पता है वो देख रहे हैं मुझको, तो मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। तो आंसर देते वक्त उस टाइम मैं सबको देख रहा था, सबसे आई कॉन्टैक्ट कर रहा था। जैसे क्वेश्चन का पूछा गया, इनको देखा, इनको आंसर दिया और एक्सप्लेन करते करते धीरे से मैं इधर तक गया, सबको देखा, फिर उधर भी गया, सबको आंसर दिया मैंने। तो इससे यह होता है कि आप सबको लेकर चल रहे हो, आप अकेले ही नहीं हो सबको समझाने के लिए, बोलने के लिए, आप सबको लेकर चल रहे हो, आप सबको चीज़ बता रहे हो कि हाँ, एक्नॉलेज कर रहे हो सबको आप कि हाँ मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, आप मुझको देख रहे हो, मैं भी आपको देख रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, आप सबको मीटिंग में आपने ले लिया, एक तरह से आप मीटिंग का पार्ट हो गए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आई कॉन्टैक्ट वहाँ पे करना, है ना, इधर उधर नहीं देखना है, छत देख रहे हो, फ्लोर देख रहे हो, सब नहीं करना वहाँ पे। सामने देखिए, पैनल मेंबर्स को देखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो गेस मत लीजिए मेरे हिसाब से, है ना। थोड़ा सा आइडिया है तुमको बोलिएगा कि मुझे इतना आइडिया है इसका, मैं इतना बता रहा हूँ, बट करेक्टली ओवरऑल मुझे नहीं पता है इसका, आप ले सकते हो चीज़। बट वाइल्ड गैस एकदम नहीं लेना कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तब आप उससे कह दो मुझे आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी, है ना। तो ये करना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट थिंग कि सब होने के बाद आप वहाँ कैसे आए हो अंदर, जब तक आपसे बोलने बैठने को ना बोला जाए आप बैठो मत, आप नॉक करो, नॉक करने के बाद जब वो बोले कम, तो आप गेट खोलो अपना, मैं कम इन करो, अंदर जाओ, विश करो, है ना। अगर कोई लेडी है तो लेडी से स्टार्ट कीजिए, गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून सर्स, ठीक है। अगर ज़्यादा है अपने हिसाब से आप वहाँ देख सकते हो, है ना। तो ऐसे स्टार्ट कीजिए, जब आपसे बोलें कि बैठ जाइए तब आप बैठना थैंक यू बोल के। अगर वो नहीं बोलते हैं बैठने के लिए तो आप पहले पूछना मे आई सिट, जब यस बोल दे तभी बैठना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जब इंटरव्यू ख़त्म हो तो आराम से थैंक यू बोल के उठो और बाहर जाते वक्त आराम से जाइए, आराम से गेट खोलिएगा और आराम से बंद भी कीजिए। ये नहीं कि आप बाहर गए और दरवाज़ा भड़स के बंद हो रहा है, नहीं, आपको बंद भी आराम से करना है। तो इतना आपको याद रखना है। और सॉरी अगेन कि यहाँ पे इस टाइम बकरी में हो थोड़ा सा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने आपको शेयर कर दिया। आई होप ये IBPS में भी आगे हेल्प करे, है ना। RRB में तो ये था कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में चूज़ कर सकते थे कि आपको किस में आंसर देना है। मैंने सोच के गया था अगर जो पैनल मेंबर है अगर वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हिंदी में तो मैं हिंदी में स्टार्ट कर दूँगा, अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे तो मैं इंग्लिश में आंसर दूँगा, है ना। बट आपके ऊपर है, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हिंदी में भी आंसर दे सकते हो, है ना, क्योंकि वहाँ पे और रीजनल लैंग्वेज में भी चल सकता है क्योंकि RRB में माना जाता है। तो जब उन्होंने पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था मुझसे कि क्या कर रहे हो अभी, है ना, तो जब उन्होंने हिंदी से स्टार्ट किया तो मैंने भी कहा कि अभी मैं NGO में जॉब कर रहा हूँ, ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी से स्टार्ट किया और फिर पूरा इंटरव्यू हिंदी में ही रहा। उन्होंने भी इंग्लिश पे स्विच नहीं किया, मैंने भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोला वहाँ पे, फिर तो प्रॉपर हिंदी में पूरा इंटरव्यू हो गया। बट IBPS में SBI में जहाँ तक है इंग्लिश ही रहेगी क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया उसमें पोस्टिंग होती है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए वहाँ पे। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपका वाला इंटरव्यू है तो वहाँ पे आप इंग्लिश में ही चलना, आप खुद ही इंट्रोड्यूस पे आपको अपने आप को इंग्लिश में करना। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसके आप आंसर ज़रूर और ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना पहले,
सामने शीशे में खड़े होकर आंसर देना उसके, जैसे कि पहला तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, है ना, आप हम क्यों हायर करें आपको, व्हाई शुड वी हायर यू, और क्या होगा कि आप कैसे बेनिफिट करोगे हमारे बैंक को, है ना, आप बाकियों से अलग कैसे हो, बाहर के सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए, आप उनसे अलग कैसे हो, ना, व्हाई शुड वी चूज़ यू। तो जो बेसिक क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना। पहले खड़े हो शीशे के सामने और ख़ुद को देख के बताओ आंसर, कि जैसे आप खुद ही को इंटरव्यू दे रहे हो। तो ये जी प्रैक्टिस करो, और ये 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार करते करते एक आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ करिए, ट्राई कीजिए इसको, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते आप इंटरव्यू में कि डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो ना। आपको पहले क्वेश्चंस पता होते हैं कि क्या क्वेश्चन आने हैं। हाँ, मुझसे टेक्निकल नहीं पूछा गया, बैंकिंग नहीं पूछा गया, बट पूछा जाता है वहाँ पे। तो आपको ना जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसके साथ आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या क्या पूछा जा सकता है। आप वो सब पढ़ के जाओ, रिवाइज करके जाओ। आप जीके का भी थोड़ा सा जो चल रहा है, जहाँ तो मुझे लगता है 15 दिन 20 दिन मैक्स, ठीक है, एक महीना तो मैक्स हो गया, 15-20 दिन की जो करंट अफेयर्स हैं कि क्या क्या हो रहा है, कौन से इवेंट्स हुए हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। कि किसी ने कुछ जीता है, कुछ बड़ा इवेंट हुआ है, कोई सा कप हुआ है, कोई जीता कौन है, तो ये सब पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लाई है या फिर कुछ चीज़ ऐलान किया उन्होंने, है ना, तो ये सब आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए उस मंथ की। ठीक है, जैसे अगर मेरा नवंबर में हुआ था इंटरव्यू, तो नवंबर का और मिड अक्टूबर के बाद मैं पढ़ के देख के गया था। अगर अब जो एग्ज़ाम अभी होगा इंटरव्यू, वो होगा फेब में, मार्च में, तो जनवरी से लेके फेब वेब आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है अभी अराउंड द वर्ल्ड। तो ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। रोज़ आप रहो, खड़े हो अपने शीशे के सामने, क्वेश्चंस आपको पता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन, व्हाई शुड वी हायर यू, हाउ आर यू डिफरेंट, है ना, व्हाट आर यू पैशंस, पैशन के बारे में बताओ अपने। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये आपको पता होने चाहिए, पता ही है आपको, मैं बता भी रहा हूँ अभी। तो शीशे के सामने खड़े होइए और इसके आंसर्स की देने की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और ये जहाँ तक पूछा जाता है पूछा जाएगा ही, और अगर नहीं पूछा जाता है तब भी आपको एक सामने बोलने की प्रैक्टिस हो रही है। और जब ये करोगे आप ये चीज़, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू में आगे वहाँ पे। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, है ना। फिर मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें ये चीज़ बताऊँगा कि एट्रीब्यूट्स हो गया, जैसे अटायर क्या रहेगा, कि क्या पहन के जाना चाहिए, है ना, बोथ, है ना, कि अगर लड़के या लड़कियाँ हैं तो उन्हें क्या पहन के जाना चाहिए, कैसे पहन के जाना चाहिए, हाँ, क्या क्या वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो ये इसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा, है ना, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए इंटरव्यू देते टाइम, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा। अभी ये वीडियो था मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि कैसा रहा, कैसा क्या क्या चीज़ें थी, ताकि आप जो आगे आने वाला इंटरव्यू है ना, उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। मैं सून आपसे मिलता हूँ वापस इसी चैनल पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।